हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं आपका डॉक्टर शमशेर सिंह आज एक नए टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ जो है जेब्रा फिश। सभी लोग जानते हैं कि जेब्रा फिश जो है ये एक स्मॉल एनिमल है जिसको कॉमनली यूज़ किया जाता है एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए। अब पहला क्वेश्चन ये आता है कि इसको जेब्रा फिश क्यों कहते हैं। क्योंकि इट लुक्स लाइक ए जेब्रा, ये जेब्रा की तरह दिखाई देती है। क्योंकि जैसे आप जेब्रा की बॉडी के ऊपर स्ट्राइप्स देखते हैं ब्लैक कलर की, ऐसे ही इस फिश के ऊपर स्ट्राइप्स होती हैं, तो इसलिए इसको नाम दे दिया गया जेब्रा फिश। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या और द परफेक्ट एनिमल फॉर द एक्सपेरिमेंटल पर्पस, क्या इसको हम मॉडल यूज कर सकते हैं। अब किसी को भी हम एक्सपेरिमेंटल मॉडल बोलें तो तीन चीजें जरूरी है। द फर्स्ट थिंग एनिमल, द सेकंड थिंग योर ड्रग और ए टॉक्सिन, और ए थर्ड थिंग आ जाता है आपका डिजीज। तो इसका मतलब तीनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो वो बनता है एनिमल मॉडल। जैसे कि लास्ट कई वीडियो में मैंने आपको बताया कि रोडेंट्स को कैसे यूज करते हैं टॉक्सिकोलॉजी में, ऐसे जेब्रा फिश का बहुत अच्छा स्कोप है टॉक्सिकोलॉजी स्टडीज के लिए। तो डियर फ्रेंड्स, आपको एक छोटी सी चीज बता दूं कि जो जेब्रा फिश है ये एक स्मॉल एनिमल है जो कि यूज करते हैं टॉक्सिसिटी स्टडी के लिए। इसका जो जीनस है दैट इज डेनियो, और इसका जो स्पीसीज है दैट इज रेरियो। तो डेनियो रेरियो एक स्पीसीज के नाम की फिश है जो कि स्मॉल साइज की फिश है जिसका साइज है 1 to 1.5 इंच। तो आप सोच सकते हैं कि एक छोटी सी फिश को हम कैसे एनिमल मॉडल में यूज करेंगे। आज मैं उसके ऊपर बात करूंगा और इसके बाद एक दूसरी वीडियो में आपको बताऊंगा कि जेब्रा फिश कैसे हम मेंटेन करते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है और कैसे आप उनको डिफरेंट रूट से ड्रग दे सकते हो। डियर फ्रेंड्स, याद रखना कि इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करते रहना। मेरी नई नई वीडियो आपके साथ अपलोड आपको मिलती रहेंगी सो दैट कि आपको एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए रीसेंट नॉलेज मिलती रहे। आओ फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो के साथ। नाउ जैसे मैंने बताया कि एक डेनियो रेरियो स्पीसीज है जो कि एक फ्रेश वाटर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो एक एनिमल है जो फ्रेश वाटर में रहता है, जिसकी जो लेंथ है बहुत छोटी सी है, 1 से 1.5 इंच की इसकी लेंथ है। अब क्वेश्चन आ जाता है कि जेब्रा फिश जो है उसको जेब्रा कहते हैं, जैसे मैंने आपने बताया। तो ये स्ट्राइप्स जो होती हैं येलो कलर की भी होती हैं, ब्लैक कलर की भी होती हैं, ब्लू कलर की भी होती हैं। ये डिपेंड करता है कि उसमें कौन सी पिगमेंट प्रेजेंट है, कि जैसे जिस टाइप की पिगमेंट प्रेजेंट है उस टाइप का जेब्रा फिश के स्ट्राइप्स का कलर होगा। तो इसलिए स्ट्राइप्स डिफरेंट डिफरेंट कलर की होती हैं। ये कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम जेब्रा फिश को डेवलप किया और जेब्रा फिश को एक एनिमल के लिए यूज करने के लिए काम किया, जिनका नाम है जॉर्ज स्ट्रीसिंगर। ये एक यूएसए का साइंटिस्ट है जिसको फाउंडर फादर ऑफ जेब्रा फिश भी कहते हैं। उसके बाद आफ्टर 1990 में देयर वाज वन अनदर साइंटिस्ट विच इज कॉल्ड एज ए क्रिश्चियन नेस्लिन वॉलहार्ट। ये एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की साइंटिस्ट थी जिसने जेब्रा फिश के ऊपर म्यूटाजेनेसिस को चेक किया, म्यूटाजन का इफेक्ट देखा। उसके बाद अगर मैं फ्रेंड्स आपको बताऊं कि जैसे आप रैट में देखते हो, ह्यूमन में देखते हो कि अलग अलग टाइप के बॉडी ऑर्गन्स होते हैं, ऐसे ही जेब्रा फिश में भी किडनी होती है और न्यूमेटिक डक्ट होती है, मसल्स होते हैं, मिलेनोसाइट प्रेजेंट होते हैं जो मैंने बात की स्ट्राइप्स की फॉर्म में, ऐसे स्विमिंग ब्लैडर होता है, स्प्लीन है, गिल्स हैं, हार्ट हैं, पेनक्रियाज हैं एंड इनल इपर्चर है एंड टेस्टिस है। अब कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि फिश को हम कैसे पहचाने कि ये मेल जेब्रा फिश है या फीमेल जेब्रा फिश है। तो इसका मतलब
कि डायरेक्टली तो हमें टेस्टिस एक्सपोज नहीं होते, जैसे कि रैट में आप देख सकते हो कि टेस्टिस आर एक्सपोज्ड, तो आपको पहचान आ जाएगी ये मेल रैट है, ये फीमेल रैट है। बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिसर्चर्स दे कैन अंडरस्टैंड, वो समझ पाए। अगर मैं कहूँ कि ये फिश फीमेल है तो इसका मतलब जो अबडोमेन पार्ट है इट विल बी लिटिल बिट कोनिकल और कर्व टू द लोअर साइड, यहाँ पे नीचे को होगा ऐसे। अगर ये फीमेल है, अगर वो मेल है तो उसका लिटिल बिट ऐसे स्ट्रेट होगा। तो ये एक पहचान है जिससे आप समझ सकते हो कि मेल जेब्रा फिश है या फीमेल जेब्रा फिश है। अब आगे आ जाते हैं कि इसकी डेवलपमेंटल स्टेजेस कौन कौन सी हैं। तो ये एक बहुत हैरान करने वाली बात है कि जैसे आप समझो कि एक 15 मिनट से लेकर इसका टोटल प्रोसेस जो है 2-3 डेज में कंप्लीट हो रहा है, और 3 मंथ की फिश जो है अडल्ट फिश कहलाती है। ऐसे ही एनिमल के केस में भी रहता है, 3-4 मंथ का जो रैट है वो अडल्ट रैट रहता है, उसको आप यूज कर सकते हो। तो ऐसे ही इनका देखो फास्ट साइकिल रहता है। क्यों? क्योंकि ये जब एग लाई करती है फीमेल तो उसको फर्टिलाइज करते हैं, फर्टिलाइज करने के बाद ये सारा प्रोसीजर चलता है, और चलने के बाद हमारे पास लार्वा आ जाता है। अब जब लार्वा आता है आफ्टर 2-3 डेज तो आपकी नेक्ड आई से विजिबल नहीं होता डियर फ्रेंड्स, ये आपको विजिबल होगा माइक्रोस्कोप के अंडर। तो आप माइक्रोस्कोप के अंदर जब देखोगे तो आपको पता चलेगा कि छोटा छोटा लार्वा जो है वो डेवलप हुआ है। क्यों? अगर नहीं डेवलप होगा तो ये जो फीमेल्स हैं जब ये एग लाई करती हैं तो ये अपने एग्स को खुद भी खा लेती हैं, तो इसलिए कई बार आपकी ब्रीडिंग सक्सेसफुल नहीं होती। मैं सेपरेटली एक टॉपिक पे बात करूंगा कि ब्रीडिंग करते कैसे हैं। तो ये एक इसकी डेवलपमेंटल स्टेज है। अब आगे आ गया जेनेटिक। क्यों? क्योंकि जब भी हम जेब्रा फिश यूज करते हैं या कोई अदर स्पीसी यूज करते हैं तो ये देखते हैं कि उसकी सिमिलैरिटी कितनी है ह्यूमन के साथ। तो दैट मीन कि 84% ऑफ जीन जो है, जैसे यहाँ पे मेंशन भी किया है, दे आर एसोसिएटेड विद द ह्यूमन डिजीज। इसका मतलब कि 84% के आसपास जेनेटिक बैकग्राउंड जो है वो ह्यूमन के साथ मैच करती है। तो इट इज ए क्वाइट लार्ज सिमिलरिटी, जो कि रैट के केस में मैक्सिमम आपको 70 से 75% मिलती है। तो इसका आपको एडिशनल बेनिफिट है कि जब भी आप जेनेटिक स्टडी करो तो देन यू यूज द जेब्रा फिश। उसके बाद आ जाता है किस किस एरिया में किस टाइप की स्टडी में आप जेब्रा फिश को यूज कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रीजनरेशन ऑफ हार्ट, हार्ट के केस में, टेल के केस में, रेटिनल स्टडीज के केस में, ह्यूमन पिगमेंटेशन विटिलिगो जैसे एक डिजीज है उसके केस में, और कैंसर में, और ऑटिज्म में, जहाँ अदर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में। तो इतना इसका वाइड स्कोप है जो कि आप जेब्रा फिश को कई डिजीज के लिए यूज कर सकते हैं। अब फर्स्ट आ जाता है हार्ट रीजनरेशन। तो आई विल टेल यू वन थिंग कि जो जेब्रा फिश है, अगर आप इसकी बॉडी में इसके हार्ट को पंक्चर करें यूजिंग ए नीडल तो ये विद इन 2 to 5 सेकेंड अपने हार्ट को रीजनरेट कर लेती है। इससे ज्यादा रीजनरेशन पावर ना तो रोडेंट की है ना ह्यूमन की है। तो इट मीन कि इट इज ए सुटेबल स्पीसीज इन केस ऑफ हार्ट स्टडीज, जहाँ इन केस ऑफ रीजनरेशन स्टडीज अगर आपकी ड्रग की रीजनरेटिव प्रॉपर्टी है तो आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद आ जाता है टेल फिन रीजनरेशन। जैसे कि टेल है उस पर तो कम स्टडी की जाती है, बट कई बार हमें जेब्रा फिश का ब्लड लेना पड़ता है जब आप डायबिटीज पे काम करते हो या किसी और डिजीज पे काम करते हो। तो दैट मीन डियर फ्रेंड, जेब्रा फिश की बॉडी में बहुत कम ब्लड होता है, तो बट यू कैन टेक ओनली 8 to 10%, 5 से 7-8 माइक्रोलीटर आप इसका ब्लड ले सकते हैं किसी भी टेस्टिंग के लिए। आप ब्लड लेने के लिए जो बेस्ट मेथड है, आप इसकी टेल के ऊपर कट लगाएं। जब आप इसकी टेल के ऊपर कट लगाएंगे आपको थोड़ा सा ब्लड मिल जाएगा, जिससे कि आप अपना बायोकेमिकल करना चाहते हो या ग्लूकोज एस्टिमेशन करना चाहते हो या कोई और काम करना चाहते हो आप कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जेब्रा फिश इस दोबारा कट को रीजनरेट कर लेता है विद इन फ्यू आवर्स।
सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है रेटिनल रीजनरेशन, अपने रेटिना को रीजनरेट करना, इसके लिए बहुत बेनिफिशियल है। अगर आप आइज पे कोई स्टडी कर रहे हैं, जहां आप कोई ऐसे डिजीज पे, ग्लूकोमा पे स्टडी कर रहे हैं, तो आप इफेक्ट को देखना चाहते हैं कि रेटिना कितनी फास्ट रीजनरेट होता है। जहां जो आपका ड्रग है, देखो आप, ये फेजेस है रेटिनल रीजनरेशन के। there will be appearance of light pink color, then there will be a little bit regeneration, then fully you can within few you can hours it develop the retina, new retina which will resemble the normal retina। तो ये एक जेब्रा फिश की पावर है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पार्ट आ जाता है वो है ह्यूमन पिगमेंटेशन। जैसे कि ह्यूमन की बॉडी में मेलानिन पिगमेंट होती है जो सेक्रीट होती है मेलानोसाइट से, तो मेलानोसाइट बनते हैं मेलानोब्लास्ट से। तो इसलिए जो आपकी मेलानिन पिगमेंट है, जो कि आपकी बॉडी को ब्लैक कलर भी प्रोवाइड करती है, जो आपके हेयर्स को ब्लैक कलर प्रोवाइड करती है, ऐसे ही जब आप जेब्रा फिश देखो तो उसकी बॉडी पे भी स्ट्राइप्स होती हैं जिनमें मेलानिन पिगमेंट प्रेजेंट होती है। ये जो स्ट्राइप्स हैं इनमें मेलानिन पिगमेंट है। अब आप जानते हैं कि एक विटिलिगो डिजीज है जिसमें वाइट कलर के पैचेस बन जाते हैं ह्यूमन बॉडी के ऊपर। तो इसका मतलब कि जब भी किसी ह्यूमन बॉडी के ऊपर वाइट कलर के ऐसे पैचेस बने तो इसका मतलब है उसका मेलानिन डिग्रेड हो रहा है। जहाँ मेलानिन सिंथेसिस नहीं हो रहा, जहाँ वो पर्सन ऐसी ड्रग ले रहा है जो मेलानिन की सिंथेसिस को इनहिबिट कर रहा है। तो डियर फ्रेंड्स, आपको ये याद रहे कि मेलानिन के रिलेटेड जो भी आप स्टडी करना चाहते हैं, जेब्रा फिश एक सुटेबल एनिमल है। क्यों? क्योंकि वो आप वाइट रैट और वाइट माइस पे स्टडी नहीं कर सकते। जहाँ तो आपको ब्लैक माइस यूज करना पड़ेगा, जैसे C57 बल्ब ये माइस, वो ब्लैक कलर का माइस होता है, जहाँ आप जेब्रा फिश को यूज कर सकते हैं। उसके बाद जैसे आप ये देख रहे हैं कि इसकी बॉडी में मेलानिन, ये लार्वा स्टेज है, जेब्रा फिश का एक लार्वा स्टेज है जिसमें आप देख रहे हैं कि मेलानिन जो है इन द फॉर्म ऑफ ए ग्रेन्यूल्स ये प्रेजेंट है, और जिसके ऊपर आप लार्वा में भी स्टडी कर सकते हैं और अडल्ट फिश के ऊपर भी स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पार्ट है जो कि आज की डेट में एक बिग क्वेश्चन है, हाउ वी ट्रीट कैंसर। इसका मतलब कि हमारी बॉडी में रीजनरेशन पावर तो इतनी नहीं है, बट कैंसरस सेल जो हैं वो तो बहुत फास्ट ग्रो करते हैं। जैसे कि लोग कहें कि अगर आप शुगर ज़्यादा खाओ तो चीनी ज़्यादा खाने से पीएच कम होती है, और कम पीएच पे जो कैंसर सेल हैं उनकी ग्रोथ बढ़ती है। दूसरा क्या आ जाता है कि अगर आप ऑक्सीजन डेफिशिएंट एनवायरनमेंट में रहते हो, अगर आपका रूम प्रॉपर क्लोज है, ऑक्सीजन एंटर नहीं है, तो डियर फ्रेंड जो कैंसर सेल है वो एनारोबिक कंडीशन में फास्ट रेप्लिकेट करते हैं। तो दैट मीन अगर आप इसके ऊपर स्टडी करना चाहते हैं कैंसर के ऊपर, तो जेब्रा फिश एक सुटेबल एनिमल है। जिस भी टाइप की आप कैंसर इंड्यूस करेंगे कोई भी केमिकल से, तो जेब्रा फिश के ऊपर आप देख सकते हैं कि आपकी एंटी कैंसर इफेक्ट का, ड्रग का क्या इफेक्ट आ रहा है। तो एक इम्पोर्टेंट एरिया है जिसके ऊपर की आप काम कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है डिस्कवरी ऑफ ए ड्रग। हाँ, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हाउ वी स्टार्ट द डिस्कवरी ऑफ ए ड्रग। जैसे कि मान लो किसी ने कोई ड्रग को सिंथेसाइज किया, और सिंथेसाइज करने के बाद वो अपने फिजिकल केमिकल पैरामीटर परफॉर्म करता है, IR करवाएगा, NMR करवाएगा, और कोई मेथड है वो करेगा फॉर द स्ट्रक्चर एनालिसिस, फॉर द ग्रुप एनालिसिस। बट उसके बाद जो रहता है काम कि हम इसकी डोज सेलेक्ट कैसे करें, जहाँ तो हम इन विट्रो स्टडी करें। अगर इन विट्रो पॉसिबल नहीं है, हमारे कॉलेज में इन विट्रो लैब नहीं है, तो आप इनके ऊपर भी देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जेब्रा फिश लो डोज की तरफ बहुत सेंसिटिव होती हैं। तो आप नंबर ऑफ फिशेस को लें, डिफरेंट डोज को लें, और देखें कि व्हाट इज द मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, उससे आपको पता चल जाएगा। नहीं तो आपको MTT ऐसे परफॉर्म करना पड़ेगा जिससे आपको सेल साइटोटॉक्सिसिटी का पता चल जाएगा। अदरवाइज आप जेब्रा फिश यूज करें तो मेरा सुजेशन है कि जेब्रा फिश आपके लिए बहुत यूजफुल एनिमल होगा। उसके बाद आ जाता है
कि जेब्रा फिश को ऑटिज्म में एक मॉडल यूज करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि रैट इज ए गुड मॉडल, माइस इज ए गुड मॉडल, मंकी इज ए गुड मॉडल। ऐसी जेब्रा फिश भी ऑटिज्म के लिए बहुत अच्छा मॉडल है। क्यों? क्योंकि ऑटिज्म एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। डेवलपमेंटल का मतलब ये है कि आपके न्यूरॉन का नंबर नॉर्मल से ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसमें तो रीजनरेशन पावर बहुत ज्यादा है जेब्रा फिश में, तो आप ऑटिस्टिक बिहेवियर को फाइंड कर सकते हैं। अब ये कैसे करना है ये आपको मैं नेक्स्ट 1-2 वीडियो में बताऊंगा कि हम किस किस टाइप का फिश का बिहेवियर कैसे देखते हैं। तो इसलिए आप जब मेरी वीडियोस को मोर सब्सक्राइब करेंगे तो आपको आने वाली वीडियो का पता चलेगा कि प्रैक्टिकली जेब्रा फिश को कैसे यूज किया जाता है और कौन से पैरामीटर परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद जो ऑटिज्म के अलावा और भी कई न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि पार्किंसन डिजीज, जिसको कि जेम्स पार्किंसन के नाम पे जाना जाता है, पार्किंसन डिजीज। उसके बाद आ जाता है अल्जाइमर डिजीज। उसके बाद आ जाता है ट्रोमैटिक ब्रेन इंजरी। उसके बाद आ जाता है एपिलेप्सी। उसके बाद आ जाता है डायबिटीज। तो ऐसे कई डिसऑर्डर हैं जिसके लिए आप जेब्रा फिश को यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पार्किंसन में न्यूरो डिजेनरेशन होती है। तो इसके लिए आप कोई सुटेबल टॉक्सिन लेके, मैं आपको बताऊंगा भी नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे हम टॉक्सिन देते हैं और जेब्रा फिश कैसे पार्किंसन के सिम्टम शो करती है। उसके बाद अल्जाइमर डिजीज, आप अल्जाइमर एस्टिएड इंड्यूस अल्जाइमर डिजीज, एक मैंने मॉडल डेवलप किया था एल्यूमिनियम क्लोराइड इंड्यूस अल्जाइमर डिजीज, ये ऑनलाइन अवेलेबल है पेपर। उसके बाद ट्रोमैटिक ब्रेन इंजरी, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है टीबीआई, जिससे कि नंबर ऑफ पॉपुलेशन सफर कर रहा है। और उसके बाद आ जाता है एपिलेप्सी, पीटीएड इंड्यूस एपिलेप्सी। अगर आप जेब्रा फिश को पीटीएड का इंजेक्शन दो तो जेब्रा फिश बहुत अच्छे टोनिक क्लोनिक सीजर्स को शो करती है। और उसके बाद आ जाता है डायबिटीज। आप डायबिटीज के लिए भी जेब्रा फिश को यूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब कि जेब्रा फिश का स्कोप कहीं कम नहीं है, जेब्रा फिश का स्कोप भी बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि एक चीप स्पीसीज है जो 10-12 रुपए में आपको पेयर मिल जाता है। और इसका बेनिफिट ये है कि आप इसको एक छोटी सी लैब में मेंटेन कर सकते हो। उसके बाद आ जाता है क्या इसका फ्यूचर क्या रहता है। तो फ्यूचर में जो भी डिजीज, आपने देखा होगा कि 84% जेनेटिक सिमिलरिटी है। जो डिजीज जेनेटिकली ज्यादा इफेक्ट करते हैं, जैसे अल्जाइमर बोलें तो अप्रोक्सीमेट 80 to 90% जेनेटिकली है। तो इस इट मीन कि ऐसे डिसऑर्डर्स के लिए आपको जेब्रा फिश एनिमल का बहुत अच्छा यूज रहेगा। और भी कई जेनेटिक डिसऑर्डर हैं, उसके लिए आप जेब्रा फिश को यूज कर सकते हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि जेब्रा फिश एक ऐसा एनिमल है जिसको आप बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकते हो, यूज कर सकते हो, और अपनी रिसर्च को मॉलिक्यूलर लेवल में जाके अच्छी फाइंडिंग लेके एक अच्छा पेपर भी निकाल सकते हो। तो ये था डियर फ्रेंड्स जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया जेब्रा फिश के बारे में। अब आने वाली वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि जेब्रा फिश क्या होती है, आपको दिखाएंगे कैसे मेंटेन की जाती है और क्या रिक्वायरमेंट रहती है। तो आप लोगों ने पहले भी वीडियो को बड़ा अच्छा लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है, होप अभी भी आप बहुत अच्छा सब्सक्राइब करेंगे। सो थैंक यू।